गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर सबसे पहले तो ये समझा था कि हमने जो एक स्टेप आगे बढ़ाई है, हमने जो विषय लिया है, जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी के बारे में हमने बेसिक जो चीजें थी वो पहले जानी, समझा उनको कि हमने जो विषय लिया उनके बारे में या उस विषय के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, उसी क्रम के अंदर आज हम आगे की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे कि किसने किसके बारे में बताया था, कौन किसका फादर माना जाता है, या बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से अलग अलग और ब्रांचें हैं जिनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमें ज्ञान प्रदान किया था। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो को कनेक्ट करते हुए सबसे पहले तो हमने जो विषय लिया है जीव विज्ञान, हमें पता चल गया कि इस जीव विज्ञान के अंदर हमें सजीवों का अध्ययन करना है। अब वो सजीव पादप भी हो सकते हैं, क्योंकि पादप भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, और वो सजीव जंतु भी हो सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा ये देखना है, बेसिकली आप ये चीज छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि सजीव और निर्जीव है कौन। सजीव और निर्जीव के लक्षणों की, अगर उनके कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो वो तो हम छोटी कक्षाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं। यहां हमने दो ब्रांचें बनाई उस विज्ञान की शाखा की। एक तो हमने ऐसी शाखा बनाई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पादपों का अध्ययन होता है या वनस्पति का अध्ययन होता है, जिसको हमने बॉटनी नाम दिया था। और बॉटनी के जो फादर थे उनके बारे में हमने देखा कि बॉटनी का फादर किसको माना गया, बॉटनी का फादर थियोफिस्टस को माना गया था। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि दूसरी जो ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे, उस जंतु विज्ञान को हमने जूलॉजी नाम दिया। और उस जूलॉजी का फादर किसको माना गया था, जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को माना गया था। अब विद्यार्थियों, ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक और भी है जिनकी चर्चा हम एक बार पहले उनके नाम और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उनकी मैं शॉर्ट तरीके से आपके सामने चर्चा करूंगा। उसके बाद में हम डिटेल उनकी देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं, एक वैज्ञानिक आते हैं अपने चरक, महर्षि चरक नाम है इनका, महर्षि चरक। अब महर्षि चरक जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आप वर्तमान में चिकित्सा का क्षेत्र देख रहे हैं, वो चिकित्सा का क्षेत्र पहले इतना विकसित नहीं था। पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पहले इतनी जो सुविधाएं हैं जो वर्तमान के अंदर है वो भी नहीं थी। पहले के जमाने के अंदर आयुर्वेद को मान्यता ज्यादा थी। यानी पहले, जैसे कि मैंने आपको चर्चा भी की होगी रामायण की, तो आपने उसमें देखा होगा कि जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, मूर्छित होने के बाद उनको जीवित अवस्था में वापस लाने के लिए जो महर्षि थे उन्होंने क्या किया था, संजीवन बूटी उसका जो दवा के रूप में उसका उपयोग किया, और फिर लक्ष्मण जी को क्या आया था, होश आया था। तो वहां आप सोचने वाली बात अब यह है कि जो वर्तमान के अंदर अपनी चिकित्सा पद्धति है उससे अलग भी एक चिकित्सा पद्धति है जो आयुर्वेद कहला रही है। और उस आयुर्वेद के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के रोगों का क्या किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है, यानी उससे भी हम बच सकते हैं अलग अलग प्रकार के रोगों से। तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि चरक जो है, इन महर्षि चरक को आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का प्रणेता। यानी इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत सी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई थी। या मैं ये कहूं कि महर्षि चरक ने अपने एक ग्रंथ लिखा था, इन्होंने एक, उस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। उस ग्रंथ का नाम क्या है, उस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। महर्षि चरक के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उस ग्रंथ का नाम क्या है, चरक संहिता है। और इस चरक संहिता के अंदर उन्होंने बताया है कि मनुष्य का शरीर या मनुष्य का शारीरिक संतुलन कब तक बना रह सकता है। तो इन्होंने अपनी इस ग्रंथ के अंदर अलग अलग अध्यायों में
अलग चीजों के बारे में बताया। ये हमें बताया कि अगर मनुष्य शरीर की अगर बात की जाए तो मनुष्य शरीर में 3 दोष है। 3 क्या है? दोष। कौन कौन से हैं? पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि अगर मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर के अंदर इन 3 चीजों का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अगर इन 3 चीजों का संतुलन है तो आप ये मान सकते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है? एकदम संतुलित अवस्था के अंदर है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर ऊपर नीचे हुई या कम ज्यादा हुई या उनके अंदर असंतुलन उत्पन्न हुआ तो उन्होंने बताया कि शरीर क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, यानी किसी ना किसी बीमारी से क्या होगा? ग्रसित होगा। तो विद्यार्थियों, ये तो था अपने पहले जो आयुर्वेद के प्रणेता थे महर्षि चरक, जिनके बारे में हमें 2-3 चीजें मोस्टली याद रखनी है क्योंकि हम सामान्य परिचय के बारे में ही बात करेंगे अभी। महर्षि चरक पहले वैज्ञानिक, आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता और इनके अनुसार शरीर तब तक संतुलित रहेगा जब तक शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी? संतुलित अवस्था के अंदर रहेंगी। तब तक ये माना जा सकता है कि ये क्या रहेंगे? शरीर संतुलित रहेगा। इसके बाद में मैं दूसरे जो अपने महर्षि हैं उनकी बात करना चाहूंगा। यहाँ दूसरे नंबर पे मैं नाम लेता हूं सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत। ये जो महर्षि सुश्रुत हैं इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक सर्जरी का जनक। अब प्लास्टिक सर्जरी नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर शरीर की त्वचा या शरीर का कोई अंग कट जाए या खराब हो जाए तो हम उसकी जगह प्लास्टिक सर्जरी की सहायता से अन्य अंग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं कि जैसे मान लो स्किन कहीं से डैमेज हो गई, उसको हम वापस से सही तरीके से अटैच कर सकते हैं या उस अंग को हम वापस अटैच कर सकते हैं। तो महर्षि जो सुश्रुत थे, महर्षि सुश्रुत को कहा गया प्लास्टिक सर्जरी का जनक, फादर ऑफ सर्जरी। अब इनके अलावा महर्षि जो सुश्रुत थे इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। उस ग्रंथ का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। यानी महर्षि सुश्रुत के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ के अंदर पूरी की पूरी चीजें प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित हमें उपलब्ध करवाई गई है। हमें बताया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी किस तरीके से, उसकी विधि क्या है, करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें हमें उस ग्रंथ के अंदर मिल जाएंगी। दूसरी मैं यहाँ बात करता हूँ कि ये जो शल्य चिकित्सा है या हम कहें कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, ये पुराने जमाने के अंदर बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी और वर्तमान में भी इनमें से कुछ टेक्निक ऐसी है, क्योंकि आयुर्वेद पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। आयुर्वेद के द्वारा हम रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जबकि आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति हमारी जो चल रही है, केमिकल जो मेडिसिन हमें उपलब्ध हो रही है, उनके माध्यम से हम रोग से निजात आराम से पा सकते हैं, जल्दी पा सकते हैं। जबकि आयुर्वेद में थोड़ा सा समय का जो लंबापन है, या हम ये कह सकते हैं कि उस रोग के निदान के अंदर समय बहुत ज्यादा लगता है। बस इतना सा थोड़ा अंतर है दोनों के अंदर, बाकी चीजें दोनों ही कारगर है। आयुर्वेद अपने तरीके से और वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति है वो अपने तरीके से। ये दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे जो हमारे महर्षि आयुर्वेद महर्षि थे सुश्रुत, उनके बारे में हमने चर्चा की। पहले महर्षि चरक, दूसरे महर्षि सुश्रुत। अब तीसरी अगर मैं बात करूं तीसरे साइंटिस्ट की, तो यहां नाम आता है तीसरा जेसी बॉस का। जेसी बॉस, इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो जगदीश आचार्य नहीं,
आचार्य जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट अपने वैज्ञानिक आते हैं जेसी बॉस, जिनको आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ये जो जगदीश चंद्र बोस हैं, इन्होंने जैव भौतिकी के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज प्रदान की थी, और इसी के साथ साथ पादपों के अंदर होने वाली जो धीमी वृद्धि या उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो विद्युतीय संकेत हैं, अगर हम नॉर्मली उन्हें देखना चाहें तो हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन इन्होंने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया था जिसको क्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना गया था। यंत्र की अगर मैं बात करूं तो वो तो था क्रेस्कोग्राफ। उस क्रेस्कोग्राफ की सहायता से इन्होंने क्या किया, पादप में होने वाली छोटी से छोटी स्पंदन की क्रिया, या मैं कहूं कि उस पादप में होने वाली जो वृद्धि है उसको कई गुना बढ़ाकर हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जैसे एक पादप है अपना छुई मुई, देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है अपना छुई मुई। इस छुई मुई के पादप के बारे में अधिकांश जो विद्यार्थी है वो आसानी से समझ जाएंगे, जानते, देखा भी होगा। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप छुई मुई के पादप को स्पर्श करते हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। सिकुड़ना प्रारंभ क्यों कर देती है, प्रश्न ये होता है यहाँ, या वो जो सिकुड़न उसके अंदर उत्पन्न हुई, वो सिकुड़न किसके कारण उत्पन्न हुई। छुई मुई के पादप के अंदर जो पादप की जो पत्तियां हैं वो स्पर्श करते ही मुड़ क्यों जाती है, झुक क्यों जाती है, या इसकी झुकने की ये जो क्रिया है, इस झुकने की क्रिया को हम तकनीकी भाषा के अंदर किस नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। तो दूसरी एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, इस छुई मुई को लाजवंती भी कहा जाता है। इसका एक नाम है लाजवंती। तो ये नाम भी अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये छुई मुई की ही बात हो रही है। इसकी खास बात क्या हो गई, स्पर्श करते ही पत्तियों का मुरझाना, छुई मुई की पत्तियों को आप क्या करेंगे, जैसे ही स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते ही क्या हो जाएंगी, स्पर्श करते ही इसकी पत्तियां झुक जाएंगी। तकनीकी भाषा में इसको हम कंपालोकुंचन कहते हैं। ये जो क्रिया है स्पर्श करते ही मुरझाना, इस क्रिया को तकनीकी भाषा में कंपालोकुंचन कहते हैं। कंपालोकुंचन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस कंपालोकुंचन के बारे में हमें बताया किसने, इसके बारे में हमें बताया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस यानी जेसी बॉस ने हमें बताया था। अब आप जब छुई मुई के पादप को छुएंगे, आपने ऊपर वाली पत्ती को स्पर्श किया, पहले ऊपर वाली जो पत्ती है वो मुरझाएगी, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युतीय संकेत है या जो तरंगे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ पादप के अंदर विसरित हो रही है, या ऊपर से नीचे की तरफ वो जो विद्युतीय संकेत है वो गमन कर रहे हैं, और पादप की जो पत्तियां हैं वो मुरझाती हुई आगे की तरफ गति कर रही है। अब पादप के अंदर ये तो बात हुई छुई मुई की कि वो विद्युतीय संकेत कितने गुना थे, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए जेसी बॉस ने क्या किया, जेसी बॉस ने एक यंत्र निर्मित किया जिसको क्या नाम दिया गया, क्रेस्कोग्राफ। अब इस क्रेस्कोग्राफ की सहायता से उन्होंने क्या किया, इसका मापन किया कि ये जो विद्युतीय संकेत है या पादप के अंदर होने वाली ये जो एकदम सूक्ष्म जो वृद्धि है उसको हम किसकी सहायता से माप सकते हैं, या हम विद्युतीय स्पंदों को जीवों के हृदय की गति से तुलना करके उस स्पंदन का रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो जेसी बॉस ने ये अपना एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया था विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, और हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बताया कि वो विद्युतीय संकेत किस तरीके से गमन करते हैं, आप उसको किसकी सहायता से माप सकते हैं। तो आपको यहाँ दो तीन चीजें याद रखनी है, जेसी बॉस
एक तो किसके लिए जाने जाते हैं, कंपानु कुंचन के बारे में हमें बताया, इसके लिए जाने जाते हैं। दूसरा, जेसी बॉस के द्वारा निर्मित जो यंत्र था वो कौन सा था, क्या नाम था, तो उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि ये क्रेस्कोग्राफ काम क्या आता है, तो आपको इसका जवाब देना है कि क्रेस्कोग्राफ के द्वारा या क्रेस्कोग्राफ की सहायता से पादपों के अंदर होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वृद्धि या फिर विद्युतीय संकेत जो है उनके बारे में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका स्पंदन हम माप सकते हैं, उसकी वृद्धि को हम माप सकते हैं कि कितनी वृद्धि पादप के अंदर हो रही है। तो विद्यार्थी ये तो बात थी जेसी बॉस की। इसके बाद अपने अगले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर बीरबल साहनी। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर पे अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल जो साहनी है, डॉक्टर बीरबल साहनी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये है फादर ऑफ पेलियोबॉटनी, यानी मैं कहूं जीवाश्म विज्ञान के जनक। अगर इंग्लिश टर्म आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं पेलियोबॉटनी के जनक। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहा जाता है, पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी जीवाश्म विज्ञान, पेलियोबॉटनी जीवाश्म विज्ञान के जनक डॉक्टर बीरबल साहनी को कहा जाता है। और जीवाश्म विज्ञान का मतलब आप समझ गए होंगे, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है वो क्या कहलाती है, अपनी जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। ये डॉक्टर बीरबल साहनी जिनका योगदान जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र के अंदर रहा, पूरा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, यानी पेलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक है, पूरा वनस्पति विज्ञान। ये थोड़ा सा क्लियर कर ले यहाँ। पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी पूरा वनस्पति विज्ञान का मतलब वही पेलियोबॉटनी। अध्ययन इसके अंदर वही जीवाश्मों का होना, वो चीजें आप कंफर्म है, याद रखें। तो विद्यार्थियों ये अपने चौथे नंबर के वैज्ञानिक थे डॉक्टर बीरबल साहनी। इसके बाद पांचवें नंबर पे मैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जिनका नाम बहुत ही चर्चित भी है और विज्ञान के क्षेत्र में अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ा योगदान रहा है एमएस स्वामीनाथन का। तो विद्यार्थियों एमएस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायो एमएस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो एमएस स्वामीनाथन ने हमें हरित क्रांति जैसी एक जो क्रांति हमारे देश के अंदर आई थी, चारों तरफ हरा ही हरा, या चारों तरफ हम ये कहें कि वनस्पति ही वनस्पति उत्पन्न करने में जो हमारा पूर्व योगदान था वो हमें एमएस स्वामीनाथन के ज्ञान से प्राप्त होता है। या मैं सीधा सा अगर एक भाषा में कहना चाहूं कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। तो यहाँ पर एक चीज तो ये आपको क्लियर करनी है, भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है, एमएस स्वामीनाथन को माना गया है। हरित क्रांति से तात्पर्य आपको मैंने बताया गया कि चारों तरफ फसली पादपों का उगना, या हम ये कहें कि जो फसली पादप है उनकी गुणवत्ता में इस तरीके का परिवर्तन लाया गया स्वामीनाथन के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो हाइब्रिड क्रॉसेस हैं उनके द्वारा या जीन स्थानांतरण के द्वारा, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा किए गए जिससे कि चारों तरफ फसल आसानी से हर परिस्थिति में उगाई जा सके।
जब फसल चारों तरफ होगी तो चारों तरफ हरा ही हरा होगा। और हरित क्रांति से मतलब भी क्या है कि चारों तरफ फसली पातों का होना या वनस्पति का ज्यादा से ज्यादा पाया जाना हरित क्रांति का सिंबल माना जाता है या उसका प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन की मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर भारतीय हरित क्रांति की बात हो तो आपको नाम लेना है एमएस स्वामीनाथन का। दोबारा से आप इस चीज को ध्यान से सुन लें। अगर प्रश्न में हमसे भारतीय हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो आपको नाम लेना है किसका? एमएस स्वामीनाथन का। लेकिन यहाँ अगर भारतीय शब्द ना आए, सिर्फ इतना पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो राइट आंसर होना है वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक, सिर्फ इतना सा अगर पूछा जाए तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में एक्सपेरिमेंट किया और हरित क्रांति के बारे में बताया था। हरित क्रांति लाने का श्रेय अगर हम कहें तो वो नॉर्मन बोरलॉग का है, और भारत के अंदर हरित क्रांति लाने का श्रेय हम दे सकते हैं एमएस स्वामीनाथन को। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको थोड़ा सा इसके अंदर कॉमन सेंस काम में लेना है और अपने माइंड को यूज करके क्वेश्चन को सही तरीके से समझकर उसका रिप्लाई करना है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 5 ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया है जो एक तरीके से हमारी जो विज्ञान हम आज पढ़ने जा रहे हैं उस विज्ञान के अंदर इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इनका प्राचीन जो आयुर्वेद है उनसे लेकर वर्तमान विज्ञान तक इनके द्वारा किए गए जो एक्सपेरिमेंट है या इनकी जो बताई गई बातें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्तमान के अंदर चिकित्सा पद्धति या फिर वर्तमान में जो अपनी कृषि पद्धति है या वर्तमान में अन्य जो जितने भी प्रयोग है वो सारे इन्हीं पद्धतियों के ऊपर आधारित है। उन्हीं के अनुसार हम वर्तमान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उनका पादपों का या जंतुओं का अध्ययन हम उन्हीं के बताए हुए बिंदुओं के अनुसार करेंगे। तो विद्यार्थी, ये तो था सामान्य परिचय में अपने कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया, अलग अलग चीजों के बारे में हमारे जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का प्रयास किया, हमें बताने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई चीज के साथ, सामान्य परिचय में नए परिचयों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।